दोस्तों नमस्कार। बरस भर पहले राहुल गांधी ने संसद के भीतर एक सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट अडानी के रिश्ते क्या हैं, और उस हिस्से को संसद की किताब से मिटा दिया गया और कहा गया यह सवाल कोई प्रधानमंत्री से पूछ नहीं सकता है। राहुल गांधी एक सांसद के तौर पर सवाल पूछ रहे थे। सरकार उसे भी बर्दाश्त कर नहीं पाई। जब किसी सांसद की बात को संसद के भीतर सरकार बर्दाश्त करने की स्थिति में ना हो, तो ऐसे में जरा कल्पना कीजिए कि इस देश के भीतर में किस डर और हिंसा के प्रतीक के तौर पर सत्ता चल रही थी। क्योंकि कंसेप्ट ऑफ फियर जो सरकार का है, उसने इस देश के भीतर में जैसा चाहा वैसा ही काम किया। और शायद इसीलिए 2024 का लोकसभा चुनाव और उसके परिणाम प्रधानमंत्री मोदी की उस लेजिटिमेसी को खत्म करते हैं जिस लेजिटिमेसी को उन्होंने मीडिया के आश्रय बनाया। क्योंकि उन्होंने अपने साथ किसी को खड़ा तो नहीं किया, चाहे उनके अपने पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की कतार हो, चाहे उनके साथ जुड़े हुए तमाम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ही क्यों ना हो। हर तरीके से राजनीतिक डर जो होता है वो पहली बार किसी सत्ता के जरिए इस देश ने देखा। और इसीलिए अब जब चुनाव के बाद सीएसडीएस और लोक नीति का जो सर्वे राज्य दर राज्य का सामने आ रहा है वो चौंकाने वाला है। वो कैसे चौंका रहा है ये सिर्फ इस बात से समझिए कि उत्तर प्रदेश में एक सवाल किया गया, इस देश को कौन प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहता है, यानी प्रधानमंत्री का चेहरा कौन सा होना चाहिए। विकल्प दो ही थे, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश में 36% लोगों ने कहा राहुल गांधी, 32% ने कहा नरेंद्र मोदी। यह अलग मसला है कि पूरे देश की परिस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी के साथ 42% लोग सहमति के सर हिला रहे थे और 27% पूरे देश में राहुल गांधी के साथ थे। लेकिन हिंदी पट्टी के भीतर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लेजिटिमेसी वह भी पीएम पद को लेकर जनता खारिज करने उतर आई, तो फिर मान लीजिए यह चुनाव एक साइलेंट रेवोल्यूशन की तर्ज पर हुआ है। क्योंकि इसको अगर एक एक करके आप परखना शुरू करेंगे तो यह कोई पॉलिटिकल रिजल्ट नहीं है, यह तो इस समाज के भीतर का वह एहसास है जिसको उसने वोट की शक्ल में सामने ले आए हैं। क्योंकि यह देश गांधी की विचारधारा का है और उसमें अब जनता को लगता है कि उसे अब हीलिंग चाहिए। हीलिंग का मतलब बहुत साफ है, जो जुडिशरी है, एक्टिविस्ट है इस देश में, जो नौकरशाह हैं, वह भी जाग सकते हैं। देश दोबारा सांस लेने की परिस्थिति में आ गया है और इस परिस्थिति में अब वो नहीं चाहता है कि कहीं पर भी कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसे पुलिस वाला आए और जूते से मारना शुरू कर दे। नहीं कोई चाहता है कि किसी के घर पर बुलडोजर चलने लगे। जांच अपने अनुकूल करने के लिए सत्ता जो दिखाई देती रही वह भी कोई नहीं चाहता है। तो क्या जनता के भीतर ये सारे मैसेजेस जो लगातार जमा हो रहे थे वही परिणाम की शक्ल में 2024 में उभर कर आए? हम उन तमाम पन्नों को आज आपके सामने खोलना जरूर चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज समझिए। जब संसद के भीतर राहुल गांधी के सवाल का जवाब देने की जगह उनके कहे हुए शब्दों को मिटा दिया गया, तब अगला सवाल यह है कि उसी लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की अब जब मौजूदगी होगी तब क्या होगा। यानी विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की मौजूदगी, उस पे आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी की बैठक में मुहर लग गई। हर नेता ने एक सुर में कहा राहुल गांधी को लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता होना चाहिए। क्योंकि इस देश के भीतर में संसद की पूरी परिपाटी को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 10 बरस के कार्यकाल में बदल दिया, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। संसद जिस तर्ज पर इससे पहले चलती रही वो सब कुछ बदल गया और इसका खुला नजारा जब किसानों को लेकर 3 कानून लेकर सरकार आ रही थी, उस वक्त को अगर याद कीजिए तो किस तरीके से राज्यसभा में वोटिंग तक नहीं होने दी गई और शोर शराबे के बीच तीनों कानूनों को पास करा दिया गया।
और जैसे चाहा वैसे संसद को चलाया गया। इतिहास में दर्ज हो गया कि पहली बार सबसे ज्यादा सांसदों को अगर पार्लियामेंट से बाहर किया गया तो यह इसी दौर में हुआ है। 2022-23 का यह अनकहा किस्सा है। यानी संसद अपने हिसाब से चलाने के लिए अगर प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया कि बहुमत हमारे पास है तो संसद हम अपनी उंगलियों पर नचाएंगे, तो दूसरा सवाल राहुल गांधी का, वो चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या न्याय यात्रा हो या उसके बाद की परिस्थितियों में जो चुनाव लड़ने के दौरान जिन मुद्दों को राहुल गांधी उठा रहे थे, ध्यान दीजिए उनकी बातों के जरिए इस देश में राजनीतिक भाषणों के चेहरे बदल गए। वह खुले तौर पर संदेश जो देते थे उसमें सवाल यह नहीं था कि जो परंपरा, जो परिपाटी राजनीतिक तौर पर चली आ रही है उसी तर्ज पर राहुल गांधी जवाब देंगे। जब वो मुंबई की सड़कों पर पहुंचे तो धारावी को देखकर उन्होंने खुले तौर पर कहा, इस देश में धारावी को भी हड़पने के लिए सत्ता के दलाल तैयार हो गए हैं, क्योंकि धारावी अडानी के हवाले की गई है कि वो उसको अपने तरीके से पुनरुद्धार करें, लेकिन उसके पीछे की पूंजी और उसका खेल छुपा हुआ नहीं है। इस देश के हर सेक्टर में कॉरपोरेट की दखलंदाजी, इस देश में निजीकरण की परिस्थिति, इस देश के भीतर में रेलवे तक को बेचने की स्थिति और उसके निजीकरण की सोच, सब कुछ का जवाब राहुल गांधी लगातार दे रहे थे। और देते देते उन्होंने इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़ा तबका और अल्पसंख्यकों के सवालों को जब सत्ता की मुख्यधारा से जोड़ने की राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल करना शुरू किया तो सत्ता के पास जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। तो जरा कल्पना कीजिए कि संसद के भीतर कोई विधेयक लेकर सरकार आए और उसके बाद सामने प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी बैठे हों, और तब सवाल यह होगा कि वह जिन मुद्दों को जिस सामाजिक सरोकार के साथ उठाएंगे, सरकार क्या जवाब दे पाएगी। सरकार की सांसें अभी से फूलने लगी है कि अगर प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर लोकसभा में राहुल गांधी मौजूद हो गए तो होगा क्या, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक भाषा में जिस तरीके से जनता की बातों और उनके मुद्दों को और उनकी धड़कनों को रखा है, वो शायद अपने आप में उस नेहरू गांधी की लेगेसी को कहीं एक नए चेहरे के साथ सामने रखने की स्थिति में आ चुका है। और यह घबराहट सरकार के भीतर इसलिए भी है क्योंकि इस दौर में सरकार जो लगातार जिन सवालों को उठा रही थी, अगर उसको आप परखना शुरू करें, उनके जो गवर्नेंस के तौर तरीके थे उसको अगर आप परखिए तो वाकई वो कंसेप्ट ऑफ फियर और कहें वायलेंट पॉलिटिक्स का एक नजारा था। और शायद इसीलिए इस इलेक्शन ने खुले तौर पर कहा, हमें यह शख्स नहीं चाहिए। यह संदेश जो पढ़ पाया वो पढ़ सकता है, क्योंकि सवाल यह सोचना होगा, अमेठी से किशोरी लाल कैसे जीत गए, अयोध्या में बीजेपी कैसे हार गई। इस देश के भीतर में जो भी बेरोजगारों की पूरी फौज खड़ी करती चली गई सत्ता की नीतियां, और उसी सत्ता ने अपने पॉलिटिकल फंड से उन बेरोजगारों से जय जयकार कराने की शुरुआत करा दी। और वो मीडिया जो एक कॉरपोरेट घराने के तर्ज पर काम कर रहा था, जिसका एक अपना बिजनेस मॉडल था, वह भी सत्ता के साथ कैसे खड़ा होता चला गया, यह किसी ने इस दौर में सोचा नहीं। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आए, उसने एक झटके में उस राजनीतिक जमीन को हिला डाला। जो राजनीतिक जमीन यह सोच कर बैठी थी उसके पास तो सब कुछ है, और सब कुछ होने के बावजूद भी ध्यान दीजिए 16-17 मंत्री अगर चुनाव हार जा रहे हो और खुद प्रधानमंत्री की स्थिति चुनाव जीतने को लेकर नाजुक हो चली हो, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि उनके द्वारा जो भी इस देश में चाहे लाभार्थियों को लेकर बात खड़ी की गई हो, चाहे योजनाओं के जरिए जिक्र हो रहा हो, या फिर खुद के चेहरे और खुद के कद को जो बढ़ाने की परिस्थितियां मीडिया ने शुरू की, वह पूरी एक झटके में उन लोगों के जरिए खारिज हो गई जिनके हाथ खाली थे, जिनके पांव में छाले पड़े हुए थे, जिनके घर में बेरोजगारी थी, जो महंगाई से आहत थे। उस गरीब तबके ने एक साइलेंट रेवोल्यूशन 2024 के भीतर करके दिखाया है। इससे बड़ी बात और इससे बड़ी राजनीति इस दौर में कभी किसी ने देखी सुनी नहीं होगी कि ऐसा भी हो सकता है उस उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर बीजेपी और आरएसएस, मोदी और योगी मानकर चल रहे थे,
वही ध्वस्त हो गया और वहां के उन लोगों ने उनकी चूलों को हिला दिया जिसको लेकर सरकार खुले तौर पर कहती थी कि देखिए, हम जो किसान सम्मान निधि देते हैं उसमें सबसे ज्यादा 4 करोड़ से ज्यादा किसान परिवार उत्तर प्रदेश में है। हम इस देश के भीतर में जो 5 किलो अनाज देते हैं उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोग हैं। उन्होंने ही यह बर्दाश्त नहीं किया, क्योंकि असमानता चरम पर, महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, कॉरपोरेट के हक में खड़ी सरकार वह भी चरम पर। सारी बातें कैसे चल सकती हैं? इसीलिए सवाल यह है कि जो इस देश को समझते हुए राहुल गांधी राजनीतिक तौर पर खड़े हुए, अब वो संसद के भीतर जो आज सीडब्ल्यूसी ने मोहर लगाई ये कहकर कि एक प्रस्ताव पारित हुआ जो नीतियों को लेकर है, और दूसरा प्रस्ताव पारित हुआ कि राहुल गांधी को इस देश में लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता अपने तौर पर बनना चाहिए। यहां पर कोई भी सवाल कर सकता है कि दरअसल सरकार तो प्रधानमंत्री मोदी की है। यहां पर अगला सवाल दूसरा को यह भी पूछ सकता है, नीतीश कुमार की इस देश में साख क्या है? इस देश में छोड़ दीजिए, बिहार में उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है? और चंद्रबाबू नायडू को यह देश कितना जानता है? और इस देश को चलाना वो नरेंद्र मोदी को है, जिनके खिलाफ पूरा वर्डिक्ट गया है। और उस पार्लियामेंट के भीतर में अब सवाल उस शख्स को प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर देखते हुए समझने और समझाने होंगे, जहां पर वो सीधा सवाल इस देश के भीतर में कॉरपोरेट को दिए जाने वाले लाभ का उठाता है। 16 लाख करोड़ रुपए आपने कर्ज माफ कैसे कर दिए, इन बातों का जिक्र करता है। खुले तौर पर कॉरपोरेट और उनके मालिकों का नाम लेकर प्रधानमंत्री से सवाल करता है कि बताइए आपके रिश्ते क्या हैं। जो खुले तौर पर कहता है राफेल से लेकर पेगासस, इस पूरे सफर को अगर देखिएगा तो राहुल गांधी हर वक्त सवाल उठा रहे थे, लेकिन यात्रा के बाद जो उन्होंने इस देश की यात्रा की उसके बाद उनके सवाल इस देश के गरीबों से जुड़ गए, किसानों से जुड़ गए, मजदूरों से जुड़ गए, महिलाओं से जुड़ गए, बेरोजगारों से जुड़ गए। और इन सवालों का जवाब सरकार देती नहीं है, वो अक्सर छुप जाती है। और इतिहास के पन्नों को पलटिएगा जिनके भीतर यह सवाल हो कि राहुल गांधी को एलओपी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। राजीव गांधी भी जब सत्ता नहीं थी वह भी लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर थे, इंदिरा गांधी भी विपक्ष के नेता के तौर पर रही। नेहरू के साथ यह जिक्र इसलिए नहीं, नेहरू तो प्रधानमंत्री रहते हुए ही उनका निधन हो गया और वह शुरू से प्रधानमंत्री थे। लेकिन मौजूदा वक्त में अगर उस परिप्रेक्ष्य में अब के दौर में आकर खड़े हो जाइएगा तो भारत और उसकी आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां इस देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी ने उस तर्ज पर देखा समझा नहीं। और यात्रा से पहले कांग्रेस भी इस बात को समझ नहीं पाई। कांग्रेस की पहचान भी कॉरपोरेट के प्रेम के साथ होती रही है और यह कहा जाता रहा कि कांग्रेस भी तो कॉरपोरेट के अनुकूल रही। और उसके बाद मोदी सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार आई थी तो वह भी इस अनुकूल थी। लेकिन इस दौर की परिस्थिति बिल्कुल अलग है और शायद यही परिस्थिति मौजूदा सत्ता को डरा रही है। वो जान रही है जवाब कैसे देंगे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी जो भी जिक्र करें, या कल भी पार्लियामेंट के भीतर G20 का जिक्र कर रहे थे, लेकिन उनके भीतर की ऊर्जा बार बार 10 साल पुराने कांग्रेस के सत्ता का जिक्र करके, घपले घोटाले का जिक्र करके अपने आप को खड़ा करने की हो गई थी। यानी इस 10 बरस के दौर में उन्होंने क्या कुछ भी नहीं किया। अगर इन पन्नों को और पलटिएगा तो देखिए, हर किसी को अगर खत्म किया गया, वो राजनीतिक दल चाहे महबूबा मुफ्ती का रहा हो, चाहे नेता के तौर पर येदियुरप्पा को याद कर लीजिए, चाहे वो अकाली दल हो या शिवसेना हो। इस दौर में पूरी नेताओं की फहरिस्त में ध्यान दीजिए तो गडकरी का जिक्र आप कर सकते हैं, आप वसुंधरा का जिक्र कर सकते हैं। एक लंबी फहरिस्त है किस तरीके से नेताओं और पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म किया गया। और अगला सवाल यह है कि अब क्या यह देश प्रधानमंत्री मोदी पर कुछ भी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है? और अगर कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है तो उसका सच क्या है? हम CSDS और लोकनीति के सर्वे को आपको दिखाएं उससे पहले एक तस्वीर। आज जब बैठक हो रही थी CWC की तो उस बैठक का एक नजारा देख लीजिए।
इस बैठक में ही यह सवाल उठा कि अब राहुल गांधी को हर हाल में प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर रहना है। दरअसल इस बैठक के भीतर का जो संदेश था, सवाल यह नहीं था कि एनडीए को कितनी निगरानी में रखना है। सवाल यह था कि जो इस देश के भीतर होता चला आया है, अब यह देश अपने चुनावी रिजल्ट के जरिए बतला रहा है कि वह हीलिंग चाहता है। इस देश की जुडिशरी हो, नौकरशाही हो, एक्टिविस्ट हो, अब वो जागृत हो सकते हैं इस देश के भीतर, क्योंकि देश पहली बार सांस ले रहा है। और यह सांस लेने की परिस्थिति किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या नेता ने इस देश के भीतर नहीं खड़ी की। जो जीतों की पूरी फहरिस्त आप देख रहे हैं, यह पूरा वातावरण अपने तौर पर राहुल गांधी ने इस देश में खड़ा किया। सवाल है कि उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, ममता बनर्जी हो, हेमंत सोरेन, जीत सबको मिली है और यह एक सामूहिकता का बोध भी है। लेकिन वो ट्रिगर कौन सा था? और अगर वो ट्रिगर पार्लियामेंट के भीतर बतौर प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर मौजूद होगा, जो इस रिजल्ट के जरिए मैसेज निकल कर आया है, तो इसके बाद जो पार्लियामेंट के भीतर सत्ता को काउंटर करते हुए नेता के तौर पर राहुल गांधी जब पूछेंगे सवाल, तो क्या उनकी बातों और उनके भाषण के अंश को मिटाया जाएगा, उसको स्पंज किया जा सकता है? यकीनी तौर पर यह संभव नहीं है, क्योंकि तब तो सवाल इस देश में संसद के भीतर भी लोकतंत्र के खतरे का उठ जाएगा। यानी लोकतंत्र के मंदिर के भीतर लोकतंत्र नहीं है। यह तो पिछले दिनों बार बार यह आवाज सुनाई दी, लेकिन प्रतिपक्ष का नेता एक कैबिनेट मिनिस्टर के तर्ज पर होता और वहां पर उठते हुए सवालों का जवाब अगर सरकार नहीं देगी और स्पंज अगर उनके भाषणों को नहीं किया जाएगा, तो जरा कल्पना कीजिए कैसे कैसे सवाल इस दौर में इस देश के सामने उठने वाले हैं। और इसी से घबराहट है, क्योंकि यह देश अपने इस चुनावी रिजल्ट के जरिए एक मैसेज दे रहा है कि हां, अब हम सांस लेने की स्थिति में है, जो रिजल्ट निकल कर आया है। और इसीलिए आज जो प्रस्ताव पास हुआ, उसके बारे में खुद कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, CWC unanimously requested Rahul Gandhi to accept the leader of opposition position in the Lok Sabha. CWC strongly feels that the issues which he is raising throughout the country during the election and before the election has to be continued very strongly in the parliament also under the league's leadership. Therefore, CWC requested on राहुल गांधी जी टू एक्सेप्ट दैट पोजीशन। हर कोई जानता है राहुल गांधी का सरकारी घर कैसे छीना गया। हर कोई जानता है कि राहुल गांधी को अलग अलग मामलों में कैसे फंसाया गया। हर कोई जानता है निचली अदालतों से ऐसे फैसले कैसे आ रहे थे। हर कोई जानता है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीनने का प्रयास क्यों हुआ। हर कोई जानता है जिन सवालों को राहुल गांधी उठा रहे थे और राहुल गांधी को जिस तरीके से ईडी के सामने 50 घंटे तक यानी 5 दिनों लगातार उनसे जो पूछताछ हुई, यह मैसेज इस देश के लिए क्या था? यही है वो कंसेप्ट ऑफ फियर। जब सत्ता ना हो और सत्ता के जरिए ही सत्ता हो, तो फिर एक डर पैदा सत्ता खुद करती है। और राजनीतिक तौर पर इस माहौल में सेंध किसी दूसरे ने नहीं, राहुल गांधी की यात्रा और उस यात्रा से निकले हुए उस राजनीतिक माहौल के भीतर उस जनता ने लगाया, जो इससे पहले नरेंद्र मोदी की साख के साथ खड़ी थी। वो साख ही इस दौर में खत्म हो गई। और ध्यान दीजिए, ये साख जो मोदी की गारंटी शब्द से निकली थी, आज की तारीख में वो एनडीए हो गया है। जो बीजेपी की सरकार थी, वो एनडीए की सरकार हो गई। यानी मोदी शब्द खुद ब खुद इस दौर में गायब हो गया। और अगर आप सीएसडीएस के जो सर्वे किए गए चुनाव के बाद अगर आप उसे समझें, तो इस देश के जो गरीब लोग हैं, उन्होंने पिछली बार की तुलना में 1% ज्यादा वोट बीजेपी को दिया। जी, गरीब लोग जिनको गरीब और ज्यादा बनाया गया, जो डाटा उनका 1% वोट ज्यादा मिला है बीजेपी को। 36% पिछली बार था, 37% इस बार हो गया। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है,
उसका 1% वोट कम हो गया। जो मिडिल क्लास है उसका 3% वोट कम हो गया। जो अपर क्लास है उसका 3% वोट कम हो गया। ओवरऑल अगर ध्यान दीजिएगा तो 1 से 2% वोट बीजेपी का कम हुआ है। इसकी वजह क्या है? और इस देश के भीतर में अगर जातियों के समीकरण के आसरे भी अगर आप समझना शुरू कीजिएगा तो बीजेपी के हक में वोट छिनते चले गए। ऊंची जातियों में भी बीजेपी जो अपने दखल को मानती थी, जितने वोट पिछली बार मिले थे इतनी ही मिले, लेकिन कांग्रेस को दूसरी बार 2% ज्यादा वोट मिले। जो ओबीसी में भी अपर ओबीसी होता है उसने 2% बीजेपी को कम दिए, लेकिन कांग्रेस को 5% वोट ज्यादा दिए। जो लोअर ओबीसी है उसने बीजेपी को 1% वोट ज्यादा दिया, लेकिन कांग्रेस को 3% वोट ज्यादा दिए। जो दलित है उसने 3% वोट इस बार कम दिए, और दलित पिछली बार की स्थिति में ही सामने खड़े थे कांग्रेस के। आदिवासियों के वोट कांग्रेस के पक्ष में नहीं गए, यह भी सच है, लेकिन दूसरी तरफ इस देश के भीतर में ओवरऑल परिस्थिति बतलाती है जो वोट मिल रहे थे, जो पारंपरिक वोट जातियों के लिहाज से थे, उम्र के लिहाज से थे, वह भी बीजेपी के कम हो गए। यानी लेजिटिमेसी जो थी वो इस देश के भीतर में उम्र के लिहाज से, जाति के लिहाज से, धर्म के लिहाज से, तीनों लिहाज से अगर खारिज हुई है तो फिर इसका मतलब बहुत साफ है कि मौजूदा सरकार के पास वो नैतिक बल पार्लियामेंट के भीतर बचा नहीं है। और वहां पर जब सवाल उस पुरानी परिस्थितियों से कहीं ज्यादा तीखे तरीके से अब सामने आएंगे तो क्या होगा? ये एक तूफान है, एक तूफान के आने से पहले की परिस्थितियां हैं। क्योंकि इस देश के भीतर में अगर आप ध्यान दीजिए तो इस देश के 25 साल तक के युवा जो बेरोजगारी की परिस्थिति में कदम रखते हैं, पिछली बार की तुलना में 1% वोट उनका कम हो गया बीजेपी के लिए। जो 26 से 35 साल तक होते हैं, जिनको रोजगार की जरूरत होती है, उन्होंने बीजेपी में 2% वोट पिछली बार से कम कर दिए। 36 से 45 वर्ष तक की उम्र के लोगों ने भी 1% वोट उन्हें कम दिया है। उसके बाद की परिस्थिति में देखिएगा तो कमोवेश 46 से और उसके बाद उम्र दराज तक के लोगों में कमोवेश वही स्थिति बीजेपी के साथ है, लेकिन युवा तबका बीजेपी के खिलाफ चला गया। यह परिस्थिति क्या बताती है? इस देश में बीजेपी लगातार आंख मूंद कर चल रही थी ये, या फिर जो वायलेंट पॉलिटिक्स और जो फियर कंसेप्ट, जो कंसेप्ट ऑफ फियर जो चल रहा था, वह भी क्या इस दौर में लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे? अगला सवाल कोई भी पूछेगा, क्या वाकई सरकारी योजना को लेकर बीजेपी के हक में वोट नहीं गए? उसका डाटा भी निकल कर आया, और जिसने बताया कि मनरेगा को लेकर अगर 39% वोट बीजेपी को गए तो कांग्रेस को भी 20% वोट गए। आवास योजना को लेकर 43% वोट अगर बीजेपी को गए तो 19-20% कांग्रेस के पास भी गए। जो पीडीएस सिस्टम राशन दुकानों का जो 5 किलो अनाज का है वो 37% ही गया, कांग्रेस के हक में 18% गए। और आयुष्मान भारत जो मेडिकल एस्पेक्ट में है वो 45% बीजेपी के हक में गए, 23% कांग्रेस के हक में गए। उज्ज्वला योजना 44% बीजेपी के हक में गई, 21% कांग्रेस के हक में गई। लेकिन अगर आप इंडिया और एनडीए के दायरे में आकर खड़े हो जाइएगा तब यह मार्जिन और कम हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस के साथ खड़े वो तमाम छत्रप अपनी अपनी जगहों पर कहीं मजबूती के साथ खड़े थे, जो कि एनडीए गठबंधन में बीजेपी के साथ रहे होंगे। अगर आप कांग्रेस और बीजेपी को माइनस कर दीजिए और सोचिए कि जो इंडिया गठबंधन की पॉलिटिकल पार्टीज थी और जो एनडीए गठबंधन के साथ थे, इसमें अगर आप अंतर देखोगे तो मनरेगा में एनडीए के भीतर 8% वोट गया, इधर इंडिया के भीतर 10% वोट आया। आवास योजना में 6% वोट गया एनडीए के दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में, और यहां पर 12% आया जो कांग्रेस माइनस बाकी छत्रप जो थे। पीडीएस में भी वहां 7% था, इस बार इंडिया गठबंधन के भीतर ये 13% हो गया। आयुष्मान भारत में भी वहां 6% था, यहां 11% हो गया। उज्ज्वला योजना में वहां 5% था, यहां 12% हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनकी राजनीति, उनकी नीतियां, उनकी गारंटी और उनकी सरकार, यही शब्द तो लगातार गूंज रहे थे। लेकिन और दूसरे दल राजनीति करने की स्थिति में नहीं आ पाए, तो इसीलिए एनडीए के भीतर सिर्फ एक ही व्यक्ति और इंडिया के भीतर तमाम लोगों की मौजूदगी, लेकिन ट्रिगर का काम राहुल गांधी के हाथ में। इसीलिए अब यह सवाल बड़ा हो चला है, क्या राजनीतिक तौर पर
अब संसद के भीतर जवाब दे पाने की स्थिति में कैसे होगी सरकार, यह मुश्किल है। हम दो राज्यों का यहां खासतौर से जिक्र कर दें। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के भीतर जो खास तौर से आप अलग अलग जाति विशेष को लेकर अगर समझना चाहते हैं तो इसको इस रूप में समझिए, मायावती गायब थी। मायावती जाटव समाज का पूरा वोट ले जाती थी, उन्हें 44% मिले, 24% एनडीए को मिले, 25% इंडिया को मिले। जो नॉन जाटव दलित हैं उनमें 15% बीएसपी को मिले, 29% एनडीए को मिले और 56% इंडिया को मिले। सारा खेल तो यही हो गया। और इस देश के भीतर में सबका साथ, सबका विकास जोड़ते जोड़ते भी इस देश में मुस्लिमों को कैसे हाशिए पर ढकेला गया, उसका खुला नजारा इस वोटिंग पैटर्न में यूपी के भीतर समझ में आता है। 92% वोट जो है वह इंडिया को गया, बीएसपी को 5% गया, लेकिन एनडीए को सिर्फ 2% गया। यानी बीएसपी को भी एनडीए से ज्यादा गया। यह मैसेज है कि आप सबको साथ लेकर नहीं चल रहे थे। और इसके बाद अगर आप देखिएगा जो अदर ओबीसी के हिस्से में आइए तो उसमें 59% एनडीए के हक में था, 34% इंडिया के हक में था। उसमें से कुर्मी कोयरी अलग कीजिएगा तो 61% एनडीए के हक में था, 34% यहां पर था। यादवों में आइएगा तो 15% एनडीए के हक में था, 82% यादव जो थे वह इंडिया के हक में थे। जाति के लिहाज से हमें लगता है यहां पर महाराष्ट्र का एक जिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि महाराष्ट्र इस देश के विकसित राज्यों में आकर खड़ा होता है, जहां सबसे ज्यादा विदेशी पैसा भी इन्वेस्टमेंट के तौर पर आता है। अब सवाल है, अगर वहां की परिस्थिति को परखना शुरू कीजिए तो यह वाकई बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस लिहाज से बीजेपी चल रही थी उसमें कोई भी जाति बीजेपी के साथ मजबूती के साथ, अपर कास्ट को अगर छोड़ दीजिए तो कोई जाति उस रूप में इंडिया और एनडीए के बीच इस रूप में नजर नहीं आई जहां लगे कि इंडिया आगे चल रहा है। यानी जब आप ओवरऑल, जैसे आप मराठास को देखिए, मराठास में लगभग 46% एनडीए के हक में था और दूसरी तरफ इंडिया के हक में मराठा कितना था, यह लगभग 39% था और 16% अदर में था। यानी अपने तौर पर मराठा की राजनीति को जो बीजेपी साधना चाहती थी सफल नहीं हुई। दलित जो थे उसके हक में 35% थे, लेकिन इंडिया के पक्ष में यह तकरीबन 47% थे। ओबीसी जो है वह 50% इन एनडीए के हक में था, लेकिन दूसरी तरफ यह लगभग 40-41% इंडिया के हक में था। यह मैसेज क्या है? मैसेज है कि 2024 से लेकर जो पूरी राजनीति खड़ी की गई, इस बार जनता ने बहुत साइलेंटली ऐसे परिवर्तन की दिशा में इस देश को लाकर खड़ा कर दिया जहां पर प्रधानमंत्री की अपनी साख खत्म हुई। जिनके सहारे हैं वो उनकी साख भारत की राजनीति में कहीं टिकती नहीं है। और संसद के भीतर अब जो सवाल रेंगेंगे वो सवाल इस देश का असल सच होंगे, क्योंकि इस देश के भीतर में अर्थव्यवस्था को कॉरपोरेट के अनुकूल कर जिस लिहाज से सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की जमीन तैयार की गई, उसमें राजनीति के ढोल मीडिया प्रधानमंत्री मोदी के लिए बजाता रह गया। और एक झटके में जब वो नए सवाल उसी पार्लियामेंट के भीतर अडानीज को लेकर हो, कॉरपोरेट को लेकर हो, मोनेटाइजेशन को लेकर हो, प्राइवेटाइजेशन को लेकर हो, और ये आंकड़े बढ़ते बढ़ाते चले जाइएगा तो अगर पुराने आंकड़ों और मौजूदा आंकड़े को मिलाइएगा तो 2025 तक सरकार को अभी भी तकरीबन 7 से 8 लाख करोड़ की कमाई निजीकरण और मोनेटाइजेशन के जरिए करनी है। वो सब कुछ और उनका जवाब देना होगा। तो सारी फाइलें खुले, सब पर चर्चा शुरू हो और मुद्दों और बातचीत के तौर तरीके अगर राहुल गांधी जनता के शब्दों में उठाएंगे तो जनता के साथ खड़े होने वाले प्रधानमंत्री मोदी का दावा पार्लियामेंट के भीतर ही कितना खाली और खोखला हो सकता है, यह सिर्फ अभी एक संकेत की बात है, इंडिकेशन है ये। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।